Okay, Thank you. students, today we will talk about splenomegaly. पुरानी किसी क्लास में किसी को कुछ पूछना है? Okay, normal spleen. What is the size of normal spleen? 12 centimeter length, 7 centimeter width, 13 centimeter craniocaudal diameter on USG. Okay, this you have to remember क्योंकि कई बार आपको ये जनरलाइज पूछ सकते हैं पैथोलॉजी में, क्योंकि माइल्ड मॉडरेट सिवियर स्प्लीनोमेगैलीज होती हैं, जो कॉजेज हैं वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, क्योंकि मैं आगे बता दूंगी कि कैसे इसका क्या इंपॉर्टेंस है साइज का. Weight normal is 250 grams and it is located along 9 to 10th 11th ribs mid axillary. ये आप सबको पता है एनाटमी में. Spleen should be twice the size to be palpable. ठीक है, this you have to remember. Palpable spleens are not always abnormal. 3% normal population has palpable spleen. ठीक है. Now this is the picture which is showing the position of spleen, where it is located and where it is being found. Okay, below the ribs in the left hypochondrium. Okay, what are its normal functions? Quality control over RBCs, culling and pitting. As you all know, जैसे hemolytic anemias होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें भी शेप वेप चेंज हो जाती है साइज उसकी आरबीसीज की, जो भी वो नॉर्मल नहीं है, उन सबको दे टेक आउट. ओके, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, इट इज अ रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन. ठीक है ना. रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, जिसमें जिसका काम है बेसिकली आपको बाहर के एंटीजन्स जो फॉरेन बॉडीज है उनसे बचाना. जैसे लिम्फ नोड्स हो गए, स्प्लीन हो गया, बोन मैरोज हो गए. ठीक है, तो स्प्लीन अगेन इट इज अ रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन. इसमें लिम्फोइड सेल्स होते हैं, इसमें एंटीबॉडीज बनती है. रिमूवल ऑफ एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरिया एंड आरबीसी. ओके, व्हाट आर द कॉज ऑफ स्प्लीनोमेगैली. अब ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, जिसको हम बोलते हैं मैसिव और सिवियर. और ये जो कॉजेज हैं इसी पे ही क्वेश्चन आता है बेसिकली, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगैली. एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो मैसिव कॉजेज हैं वो मैसिव स्प्लीनोमेगैली ही करके आते हैं. पेशेंट प्रेजेंस लाइक दिस. तो अगर मैसिव स्प्लीनोमेगैली करके आया है तो आप वो सोचोगे कि हाँ वो दो कॉजेज हैं. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, तो माइल्ड, मॉडरेट, मैसिव में हम डिवाइड करते हैं. मैसिव, it should be beyond umbilicus, crosses midline into pelvis, and it should be greater than 8 centimeter. Moderate, between costal margin and umbilicus, 4 to 8 centimeter. Mild, just palpable, 1 to 3 centimeters. Okay. What is hypersplenism? Whenever the spleen becomes overactive, उसका functioning increase हो जाता है, then it is called as hypersplenism. इसके अंदर क्या क्या होता है? स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, पैनसाइटो. इट इज अ कंडीशन, इट इज नॉट अ स्प्लीन का कोई टाइप नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसके अंदर ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये होते हैं. ठीक है, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन बढ़ जाएगा. पैनसाइटोपिनिया, ये तो आपको पता होगा, व्हाट इज पैनसाइटोपिनिया. हाँ, वेरी गुड. डिक्रीज इन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ WBC. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ हाइपरसेलुलर मैरो, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है तो मैरो ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगी, है ना, उसको कंपनसेट करेगी, तो हाइपरसेलुलर मैरो हो जाएगी. एंड रिवर्सल विथ स्प्लीनेक्टमी, जैसे ही पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी होगी तो ये जो तीनों चीजें कंडीशन है, स्प्लीन तो है ही नहीं, बाकी दोनों कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपरस्प्लीनिज्म. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्प्लीनोमेगैली. दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स की क्या क्या हो सकता है. रिएक्टिव रेटिकुलो एंडोथेलियल हाइपोप्लेजिया, अगेन कोई इन्फेक्शन हो रहा है या सेप्टिसीमिया हो रहा है या कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा है जिससे स्प्लीन इफेक्ट हो रहा है, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है उसकी फंक्शनिंग, देन इट विल कॉज रिएक्टिव हाइपोप्लेजिया ऑफ स्प्लीन. लिम्फॉइड हाइपोप्लेजिया हो सकते हैं. लिम्फॉइड टिश्यू, इसमें आपका स्ट्रक्चर होता है व्हाइट पल्प और रेड पल्प, ये आपको पता होगा ऑलरेडी, है ना. तो हिस्टोलॉजी में आप पढ़ते हो व्हाइट एंड रेड पल्प. तो व्हाइट पल्प में लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं, तो लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा. देन इट विल आल्सो कॉज स्प्लीनोमेगैली. प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोमा सेल्स, अगेन अगर उसमें लिम्फॉइड सेल्स हैं तो लिम्फोमा भी बन सकता है, तो लिम्फोमा सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है. इन्फिल्ट्रेशन बाय एबनॉर्मल सेल्स, कोई और जैसे सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर्स होते हैं, है ना, तो कई बार स्प्लीन में मेटास्टेसाइज कर सकते हैं.
तो उसका इन्फिल्ट्रेशन होना। एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस, अगेन बोन मैरो के कई कंडीशंस में इट इज अ रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन, so it may show extramedullary hematopoiesis. extramedullary hematopoiesis का क्या मतलब है? extramedullary का क्या मतलब है? other than bone, ठीक है। तो मेडुला, बेसिकली मेडुला जो शो कर रहे हैं वो बोन की मेडुला पे को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मेडुला में जो बोन मैरो है उसके बजाय बोन में ना होके ये एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस है वो स्प्लीन में हो सकती है, लिवर में भी हो सकती है, स्प्लीन में भी हो सकती है। ये हेमाटोपोइसिस में सिर्फ एक ही सेल नहीं, तीनों तरह की जो सेल टाइप है उसका प्रोलिफरेशन होगा। WBC, ये तुम्हारे एक ग्रैनुलोसाइट लिम्फोसाइट्स, माइलॉइड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं उनका, और तीसरा प्लेटलेट्स मतलब मेगाकैरोसाइट। तो तीनों आने चाहिए, देन वी कॉल इट एज extramedullary hematopoiesis. Proliferation of macrophages, okay, and due to RBC destruction and vascular congestion. वेस्कुलर कंजेशन में तो सारी बॉडी के ऑर्गन बड़े हो जाते हैं, है ना। तो इसमें स्किन भी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। वेस्कुलर कंजेशन तो समझ में आता होगा ना, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्कुलर कंजेशन? व्हेनेवर ब्लड फ्लो इज बीइंग डिरेंज्ड, है ना, तो रोका जाएगा तो पीछे का बैक फ्लो से आपका इतना ज्यादा बैक प्रेशर होगा कि इट विल बी कंजेस्टेड। तो पैसिव हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। ओके, जनरलाइज अगर हम कॉजेज के हिसाब से करेंगे स्प्लीनोमेगैली के, एक तो टाइप्स हुआ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, और ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, मतलब व्हाट आर द पॉजिटिव एजेंट्स। तो इन्फेक्टिव हो सकता है, हाइपोप्लास्टिक, कंजस्टिव एंड इन्फिल्ट्रेशन। तो वही है जो पैथोजेनेसिस है, वही आप इसको 4 में डिवाइड कर दो। इन्फेक्टिव कॉजेज समझ में आ ही रहा है, हाइपोप्लास्टिक कॉजेज इंक्रीज इन, व्हाट इज हाइपरप्लेजिया, ये तो पढ़ा है ना, अभी एग्जाम में भी आया है, नहीं आया है। कंजस्टिव, again vascular congestion and infiltration either by the bone marrow, lymphoma cells or other abnormal cells. Now infective causes में acute and subacute infectious mononucleosis, infective endocarditis, severe pyogenic infections, viral hepatitis, CMV, AIDS. Chronic में tuberculosis, syphilis and brucellosis. ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगैली जो एलर्जिक कॉज होता है, मलेरिया, काला आजार एंड ट्रिप्नोसोमियासिस, ठीक है। ये कॉजेटिव एजेंट्स हैं जिसमें आपको पैरासिटिक इन्फेस्टेशन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। मलेरिया, काला आजार तो ध्यान ही रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ स्प्लीनोमेगैली है इन इंडिया, ठीक है। ओके, कंजस्टिव, इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन लाइक पोर्टल हाइपरटेंशन, सिरोसिस, बिलियरी सिरोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस, ठीक है। तो स्प्लीनिक वेन, पोर्टल वेन दोनों मिलके एक एब्डोमेन जो वेना केवा है उसके अंदर खुलती है ना। तो जैसे ही ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा ना इसका, लिवर में कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो वो बैक प्रेशर से कंजस्टिव चेंजेस शो करेगा, इसलिए कंजस्टिव चेंजेस है। तो इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाएगा जिसमें ये सारे फाइंडिंग हो सकते हैं। सिरोसिस कैन बी अ कॉज, बिलियरी सिरोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, primary sclerosing cholangitis. Now, extrahepatic portal hypertension, venous malformations, thrombosis, stenosis, external occlusion of portal splenic vein, and chronic passive congestion of cardiac origin. ठीक है, तो हेपेटिक के 2 कॉजेज हैं, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक, और एक हो गया आपका सिंपल CVC जो होता है कार्डियक ओरिजिन के कारण। हाइपरप्लास्टिक कॉजेज, एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस, myeloproliferative disorders, like what are the myeloproliferative disorders, जिसमें भी आपके बोन मैरो के अंदर जो माइलॉइड सेल्स हैं उनका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है, जैसे CML फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमियाज में स्प्लीनोमेगैली हो जाता है और उसमें एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस भी हो रही होती है और ब्रेकडाउन भी होता है, तो वो मैसिव स्प्लीनोमेगैली होती है, ठीक है। मैरो डैमेज, मैरो इन्फिल्ट्रेशन, ओके। तो इन तीनों कॉजेज के कारण एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस स्प्लीन में होगी और स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। नाउ रेटिकुलो एंडोथेलियल हाइपरप्लेजिया इसमें आ गया है जिसमें एबनॉर्मल आपके आरबीसीज है, अगेन वो उसको
उसको मिटाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए अपने आप स्क्रीन का हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। सिकल सेल्स हो गए, स्पेरोसाइटोसिस हो गई, हीमोग्लोबिनोपैथीज हो गई, जो भी मेनली हीमोलिटिक अनीमियाज है उनमें। ठीक है, इसके अलावा थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया मेजर में अगेन इंक्रीज एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ सेल्स होता है, और उसके कारण, और इसको डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा होता है, तो इस दोनों के कारण स्क्रीन का साइज बढ़ जाएगा। एंड PNH, पैरोक्सिज्म नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। नो इन्फिल्ट्रेटिव कॉजेज, मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन, इसके अंदर आपका अगेन CML, लिम्फोब्लास्टिक, मतलब CML में दोनों काम हो रहा है, एक्स्ट्रामेडुलर हेमाटोपोइसिस भी हो सकता है और इसमें इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द सेल्स भी है। लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमास, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, एंजियोसार्कोमास एंड अदर ट्यूमर्स इंक्लूडिंग मेटास्टेटिक ट्यूमर्स। नाउ बिनाइन में स्टोरेज डिजीज लाइक गॉचर्स, नीमन-पीक, अमाइलॉइडोसिस, हर्लर सिंड्रोम, MPS, सिस्ट, फाइब्रोमास, हेमेंजियोमास, हेमाटोमास, इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमास। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है स्टोरेज डिसऑर्डर्स, जैसे गॉचर्स डिजीज, नीमन-पिक डिजीज होता है, इसमें एबनॉर्मल सेल्स आ जाते हैं। ये आपका चैप्टर है शायद अलग से ना, स्टोरेज का, लिवर वाला, शायद जेनेटिक्स, हाँ ओके, जेनेटिक्स वाला चैप्टर जो है उसमें कवर होगा। इसमें एबनॉर्मल जो सेल्स है, उन ये जो गॉर्जर सेल्स, नीमन-पिक डिजीज है, इसमें हिस्टोसिटिक सेल्स जो मैक्रोफेजेस है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनमें एबनॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म है आपका ये पॉलीसेक्राइड का, वो एबनॉर्मल हो जाता है। इसके कारण ये सेल्स का प्रोलिफरेशन हो जाता है, मतलब इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है इन द स्किन अलॉन्ग विद अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। ओके, अमाइलॉइडोसिस, ये भी आपके दूसरे चैप्टर में कवर अप हो जाएगा। अमाइलॉइडोसिस क्या होता है, कोई भी जना बता दो, व्हाट इज अमाइलॉइड? ये हो चुका है चैप्टर या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अमाइलॉइड एक बेसिकली एक सब्सटेंस है, यूसिनोफिलिक एमोर्फस सब्सटेंस विच इज बीइंग डिपॉजिटेड बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल प्रोडक्शन। ठीक है, अब उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं कि किससे होता है, पर अमाइलॉइडोसिस में स्किन में भी इफेक्टेड, और उसके अंदर डिपॉजिशन हो जाएगा इसका अमाइलॉइड का, जिससे स्क्लीनोमेगाली हो सकती है। हर्लर सिंड्रोम, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, अगेन ये सारे आपके स्टोरेज डिसऑर्डर्स में आएंगे। Cysts, fibromas, hemangiomas, hematomas, these are other benign conditions, ना non-neoplastic conditions जो स्किन को अफेक्ट करती हैं, जिसके कारण स्किन का साइज बढ़ सकता है। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिस्ट होना, स्किनिक सिस्ट आर वेरी कॉमन। सिस्ट जो होते हैं नॉन न्यूप्लास्टिक हो सकते हैं, इन्फेक्टिव सिस्ट भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सा सिस्ट होता है, पैरासिटिक सिस्ट जो बहुत कॉमन है इंडिया में। हाइड्रेटिक सिस्ट सुना है? अच्छा, आपका इन्फेक्शन का आपका चैप्टर इन्फेक्शन का हो गया नहीं हुआ है? अभी चल रहा है क्लासेस। अच्छा, एकाइनोकोकस करके होता है जिसके कारण ये आपका सिस्ट फॉर्मेशंस करते हैं, जिसके अंदर मतलब बेसिकली ये जो पैरासाइट है उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें एंडोसिस्ट, एक्टोसिस्ट और पेरिसिस्ट होते हैं। तो ये सिस्ट फॉर्मेशंस होते हैं इंडिया में, दे आर वेरी कॉमन क्योंकि इन्फेक्शन बहुत होता है ना थ्रू योर गंदा खाना और गंदा पानी ना बेसिकली। फाइब्रोमास, हेमेंजियोमास एंड हेमाटोमास, इसको मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है अलग अलग सबको। I have just covered up the causes of the spleen, क्योंकि you have to write down all the causes of spleen. This is a major long question which comes, और अगर description होता है 1 or 2 description comes, right? Okay. And other is eosinophilic granulomas. ओके, इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमास जो होते हैं पिछले वाली चैप्टर में लिम्फोमास में जस्ट एक लाइन थी, लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस जो होता है। तो बेसिकली ये हिस्टियोसिटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हिस्टियोसाइट्स का प्रोलिफरेशन होता है। तो इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस का एक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर इसका नाम एक मिसनोमर है, इट इज नॉट अ ग्रैन्युलोमा। ठीक है, इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा हिस्टियोसाइटोसिस की एक न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर इओसिनोफिल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और हिस्टियोसाइट्स होते हैं। तो इट इज कॉल्ड इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा। ओके,
Now disordered immunoregulation. Felty syndrome. Okay, ये तो तुम्हारे बहुत I'll just cover up the names. Felty syndrome, SLE, collagen vascular disease, sarcoidosis and immune thrombocytopenia. Basically स्प्लीन जो है वो हर किसी बीमारी में इफेक्ट हो रही है, कोई भी ले लो. Okay, what are the causes of massive splenomegaly? When the size is more than 8 centimeter and weight is more than 1 kilogram. Myeloproliferative disorders, जिसमें आपको दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं, क्रोनिक मलेरिया एंड काला आजार. इसमें हरदम मैसिव स्प्लीनोमेगाली करके पेशेंट आता है. ठीक है. स्टोरेज डिसऑर्डर्स, again Gaucher's disease, this also is important causative agent for causing massive splenomegaly. Thalassemia major, sarcoidosis, hairy cell leukemia, Gaucher's, again the same thing. Diffuse splenic hemangiomatosis. Diffuse splenic hemangiomatosis is a term in which multiple hemangiomas occur. तो इतने सारे हेमांजियोमास होते हैं तो ऑटोमेटिकली स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है. ठीक है. सार्कोइडोसिस, कोई बताएगा सार्कोइडोसिस क्या होता है? एनीवन? कोई भी कुछ सार्कोइडोसिस के बारे में सुना है? इट इज अ ग्रैनुलोमेटस डिजीज, राइट. इसमें ग्रैनुलोमास बन जाते हैं. ठीक है. जैसे टीबी होता है उसी का मिमिक है सार्कोइडोसिस. इसके अंदर भी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, रेडिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. मल्टीपल नॉन नेक्रोटाइजिंग नेकेड ग्रैनुलोमास आर बीइंग फॉर्म. ठीक है. इसका स्पेसिफिक ये टर्मोलॉजी है, नॉन नेक्रोटाइजिंग नेकेड ग्रैनुलोमास. नॉन नेक्रोटाइजिंग, नेक्रोसिस नहीं होती. नेकेड, इसके अंदर वो जो टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके अंदर जो ग्रैनुलोमा बनता है उसके चारों तरफ जो लिम्फोसाइट्स की रिमिंग होती है वो इसमें नहीं होती. तो इट इज कॉल्ड एज नेकेड ग्रैनुलोमास बेसिकली. ठीक है. तो सार्कोइडोसिस में भी यही होता है. ओके. हेरी सेल ल्यूकीमिया. हेरी सेल ल्यूकीमिया इज अ नियोप्लास्टिक कंडीशन, मैलिग्नेंट कंडीशन. इसमें हेरी सेल्स जो होते हैं उनका प्रोलिफरेशन होता है. किसी में भी लिम्फोमा जाके पढ़ाई नहीं की क्या चैप्टर के बाद? रीडिंग भी नहीं मारी? ओके. इट इज अ नियोप्लास्टिक कंडीशन जिसमें प्रोलिफरेशन ऑफ हेरी सेल्स होता है. हेरी सेल्स आर द आर टाइप ऑफ बी सेल्स. बी लिम्फोसाइट्स होता है. इनका स्ट्रक्चर हेयरी इसलिए बोलते हैं कि इनके बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, छोटे 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 विल्लाय फॉर्मेशन जैसे, तो इसलिए हम हेरी सेल्स बोलते हैं. तो ये हेरी सेल ल्यूकीमिया इज अ लिम्फोमा ना. कहते हैं इसको ल्यूकीमिया इसलिए है, मतलब इट इज बेसिकली लिम्फोमा जिसमें इसके सेल्स का स्पिल ओवर हो गया है इन द ब्लड एंड बोन मैरो, सो वी कॉल इट एज ल्यूकीमिया. है ना. पिछली बार बताया था ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया. यहाँ पे ये चीज आती है कि when the lymphoma cells come in the blood and bone marrow, then we call it as leukemia. Okay. Now, what are the causes of moderate splenomegaly? 4 to 8 centimeter size. Cirrhosis, cirrhosis. Again, cirrhosis के कारण क्या होगा? Intrahepatic portal hypertension होगा और बैक प्रेशर से स्प्लीन का congestive splenomegaly हो जाएगी. Lymphomas, again infiltration of lymphoma cells. आइदर इन्फिल्ट्रेशन और वहीं पे ही लिम्फोमा अगर हो रहा है. प्राइमरी स्प्लीनिक लिम्फोमास भी होते हैं जिसमें स्प्लीन से इन्वॉल्वमेंट होता है. अमाइलॉइड, स्प्लीनिक एब्सेस, हीमोलिटिक अनीमिया एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस. ठीक है. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कोई बताएगा किससे होता है? क्या होता है? किसी ने तो बोला सही, वायरल एटियोलॉजी होती है. Okay. What are the causes of mild splenomegaly? Acute infective conditions, generalized infective conditions and acute malaria. Acute जो causes है उससे इतनी बड़ी नहीं होगी. जब भी it is a understood thing कि chronic जो चीजें होती हैं वो हरदम long standing में धीरे 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 करके आपका जो spleen है उसका splenomegaly कर देगा, massive splenomegaly. और acute conditions जो होते हैं उसमें mild रहता है हरदम, जिसमें आपको एक्यूट इन्फेक्टिव कंडीशंस याद रखनी है. सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक दिस. नाउ स्टेप वाइज अप्रोच टू स्प्लीनोमेगाली. अब जैसे ही कोई पेशेंट आएगा तो आप कैसे करोगे? इसमें आपने देखा कि स्प्लीन में बहुत सारी डिजीजेज इन्वॉल्व होती है जो स्प्लीनोमेगाली करते हैं. ठीक है. तो यू विल टेक हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्टिंग, इमेजिंग एंड स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग.
हमें तो लेबोरेटरी टेस्टिंग और स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग से, पैथोलॉजी में व्हाट इट इज मेंट फॉर इज दिस. So what we go for investigation, CBC, PBF, रेटिकुलोसाइट काउंट. रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है? आपने हेमाटोलॉजी की क्लासेस हो चुकी हैं. मैं बेसिक बेसिक बता रही हूँ आपको ये सब चीज़ें कि जस्ट आप एक बार वापस से रिवाइज हो जाए आपकी. कोई भी जना रेटिकुलोसाइट काउंट, व्हाट इज रेटिकुलोसाइट ये तो बता दो. बोलो भाई, तुम बोलो पीछे. पीछे येलो शर्ट, हाँ. रेटिकुलोसाइट क्या होता है? ये तो पहले भी पढ़ते हैं ना, तुम्हारी फिजियोलॉजी वगैरह में भी पढ़ते होगे. हाँ. रेटिकुलोसाइट, व्हाट इज रेटिकुलोसाइट? इमेच्योर आरबीसी. वेरी गुड. किसी ने बैठो. ओके. इमेच्योर आरबीसी का क्या मतलब है? जिसके अंदर क्या दिखेगा, क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर रेमनेंट. न्यूक्लियर रेमनेंट्स अगर होंगे तो रेटिकुलोसाइट होता है ना. और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये सबको पता है ना? या कोई है जना जो बोल दे कि न्यूक्लियस होता है आरबीसी में? आरबीसी का स्ट्रक्चर कौन बताएगा? चलो, कितना टाइम है? हाँ बताओ, आप बताओ. आपने बताया था ना इमेच्योर. आरबीसी का क्या स्ट्रक्चर होता है? मैं जनरलाइज पूछ रही हूँ, इट इज नॉट रिलेटेड विद दिस. बाइकॉनकेव. साइज? वेरी गुड. ओके. एंड नॉन न्यूक्लिएटेड. सब लोग पढ़ाई करके आए. वेरी गुड. ओके. तो रेटिकुलोसाइट काउंट होता है जिसमें हम पीबीएफ, जो अपनी ब्लड पेरिफेरल ब्लड फिल्म, मैंने बताया था ना आपको पेरिफेरल ब्लड फिल्म क्या होता है, जो स्लाइड बनती है टू आइडेंटिफाई क्या सेल्स है अपने पेरिफेरल ब्लड में. पेरिफेरल ब्लड होता है जो पेरिफेरल जो वेन्स है उसके अंदर जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है. तो जो पेरिफेरल वेन्स में जो ब्लड ट्रैवल करता है उसकी स्टडी को हम पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन बोलते हैं. तो पेरिफेरल ब्लड एक फिल्म जो होती है उसके अंदर हम पेरिफेरल ब्लड में ये देखते हैं कि इमेच्योर आरबीसी आ रहे हैं, नहीं आ रहे. यूजली नहीं आते हैं, है ना, बहुत कम आते हैं. पर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आपकी बोन मैरो एक्टिव है. और अगर नहीं है तो बोन मैरो मतलब वर्किंग तो है. बोन मैरो इज नॉट हाइपर एक्टिव बेसिकली. तो रेटिकुलोसाइट काउंट जो एक इन्वेस्टिगेशन है, ये आपकी बोन मैरो को जज करता है. इसलिए हम रेटिकुलोसाइट काउंट कराते हैं. रेटिकुलोसाइट काउंट से एकदम से पता चल जाएगा अनीमिया कौन से टाइप का है, क्योंकि हीमोलिटिक अनीमिया में बहुत हाई होगा, क्योंकि बोन इज ओवर एक्टिव, क्योंकि डिस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है आरबीसी का. जैसे स्प्लीनोमेगाली हो रही है, हाइपरस्प्लेनिज्म हो रहा है, तो डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, उससे बोन मैरो एक्टिव हो रही है. एक्टिव हो रही है तो रेटिकुलोसाइट जो है जिसके अंदर न्यूक्लियर रेमनेंट्स है वो आपके फटाफट, क्योंकि इतना एक्टिव है तो जैसे ही ब्लड के अंदर ये सारे सेल्स भी आ जाते हैं. तो बाय काउंटिंग दी सेल्स वी कैन आइडेंटिफाई whether bone marrow is active or not. Blood culture and sensitivity again to identify any infection. Serology, अगर आप कोई सस्पेक्ट कर रहे हो फंगल, वायरल, पैरासिटिक, मैसिव स्टीन करके आ रहा है, पैरासिटिक है तो उसके लिए आप लेशमेनियन एंटीजन कराएंगे ऐसे. तो दीज आर सीरोलॉजिकल टेस्ट. ओके. अगर आप मलेरिया सोच रहे हो तो मलेरिया के लिए क्या कराएंगे? मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ये तो आई थिंक सबका हुआ होगा, सबका हो जाता है. मलेरिया एंटीजन टेस्ट होता है. अगेन दिस इज अ सीरोलॉजिकल टेस्ट. सीरोलॉजी का मतलब आपको समझ में आता है? सीरोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय सीरोलॉजिकल टेस्ट? सीरम में, है ना, सीरम में, नॉट इन ब्लड. ब्लड में से जो सीरम निकलता है, ब्लड में सीरम होता है और प्लाज्मा होता है. इन दोनों में डिफरेंस पता है? वेरी गुड. बताओ चलो, तेज बोलो. सीरम और प्लाज्मा में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? मुझे सुना ही नहीं दे रहा. आप बोलो, आप बोलो. हाँ, बैठे बैठे ही बोल लो. ठीक है. ये थोड़ा सा तो आंसर ऐसे हो गया. एक्चुअली मतलब बेसिकली एंटीकोगुलेंट, हाँ ठीक है, मतलब इट इज राइट, इट इज नॉट रॉन्ग. पर जब हम इसमें और थोड़ा ऐड कर रही हूँ मैं कि एंटीकोगुलेंट अगर होता है उसमें, तो फिर
प्लाज्मा निकलता है, और अगर हम कोगुलेट कर लेंगे और क्लॉटिंग फैक्टर्स हट जाएंगे तो फिर जो बचा हुआ है दैट इज सीरम। ठीक है, तो कई टेस्ट होते हैं जो सीरम पे होते हैं, कई टेस्ट होते हैं जो प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स के टेस्ट हो रहे हैं तो वो प्लाज्मा पे होंगे, है ना। जैसे आपका जो पीटी अब आप पढ़ोगे आगे तब आ जाएगा, और सीरम के जो टेस्ट हैं तो क्लॉटिंग फैक्टर्स हट के वो सीरम में टेस्ट होते हैं। तो बेसिकली दीज आर अदर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। वेरी गुड, तुम लोगों को क्लियर है। वैसे तुम्हारा बैच अच्छा है, मतलब आप सब इंटरेस्टेड होते हो पढ़ाई में, मोस्ट ऑफ यू। ओके, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, अगेन लिवर की आप आइडेंटिफाई करोगे लिवर में क्या प्रॉब्लम्स है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, हीमोग्लोबिनोपैथीज के लिए होता है ये टेस्ट। ठीक है, ये बेसिक आपको पता होने चाहिए टेस्ट कौन से हैं, और अगर कोई पूछ ले आगे कि भाई ये किसके लिए कराते हैं तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे आपका सिकल सेल जो है या थैलेसीमिया के डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, तो उस सबको डिटेक्ट करने के लिए ये काम आता है। कूम्स टेस्ट क्या होता है? एंटीबॉडी, ओके, एंटीबॉडी डिटेक्शन। कूम्स टेस्ट बेसिकली बताता है कि एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, कि आपकी जो सीरम जो आपका प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडी दूसरे तरह की एंटीबॉडीज तो नहीं है। ठीक है, दिस इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कोई दूसरी तरह की एंटीबॉडीज तो नहीं बन रही है, तो कूम्स टेस्ट विल कम पॉजिटिव। जैसे आपकी ये एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है उसके अंदर ही पॉजिटिव आता है। ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल, अगेन कोगुलेशन पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, ये आप कराओगे। अमाइलेज, लाइपेज, ये दोनों टेस्ट होते हैं जो पैंक्रियास को डिनोट करते कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हो गए, एंड बोन मैरो एनालिसिस ऑफ कोर्स। नाउ दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। रेड पल्प है जो बीच में है, एंड व्हाइट पल्प जो ये लिम्फॉइड एरियाज दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो ब्लू 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 दिख रहे हैं दैट आर लिम्फॉइड फॉलिकल्स, वो व्हाइट पल्प कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जो बचा हुआ बीच का एरिया है जिसके अंदर साइनसेस बहुत सारे हैं वो रेड पल्प करते हैं। साइनसेस क्या होते हैं? चलो, हम वर्ड्स तो बहुत यूज करते हैं बट वी डोंट नो द मीनिंग। साइनसेस, व्हाट डू यू मीन बाय साइनसेस? लिम्फ नोड में भी यूज करा था अपन ने, साइनसेस होते हैं। दीज आर ब्लड फिल्ड स्पेसेस। तो इसका और कैपिलरी या ब्लड वेसल में क्या डिफरेंस, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो मैं साइनसेस क्यों बोल रही हूँ, मैं ब्लड वेसल्स क्यों नहीं बोल रही हूँ? इसमें जो लाइनिंग होती है दैट इज इनकम्प्लीट एंडोथेलियल लाइनिंग, है ना। तो एक तरह से जगह हो गई है बेसिकली, एंड इट इज इनकम्प्लीटली सराउंडेड बाय एंडोथेलियल सेल, इसलिए इसको कैपिलरीज ना बोल के हम साइनसेस बोलते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द ग्रॉस पिक्चर ऑफ स्प्लेनिक इन्फार्क्ट। मल्टीपल वेल सर्कमस्क्राइब्ड इन्फार्क्ट्स आर प्रेजेंट इन दिस स्प्लीन व्हिच इज मैसिवली एनलार्ज्ड, वही मोर देन 1 kg, ये तो 2 किलो का हो गया, by extramedullary hematopoiesis secondary to myeloproliferative neoplasm myelofibrosis. Okay, this is massive splenomegaly। इसके अंदर इसका जो ऊपर का टेक्सचर है वो रेड कलर का हो गया है, और एक तरीके से क्या बोलते हैं, एक ऐसी ग्रैनुलर अपीयरेंस हो गई है ना। तो ये बेसिकली कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगाली हो गई है, अलॉन्ग विद दो मतलब कारण हो गए, एक तो इन्फेक्शन हो गया है, और एक ड्यू टू माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस हो रही है। ठीक है, तो इसके कारण ये बड़ा हो गया है, और ये जो येलोइश एरियाज देख रहे हैं दैट आर इन्फार्क्ट एरिया। ओके, these are hemorrhagic whereas older more fibrotic infarcts are pale yellow and gray color. Okay, congestive splenomegaly, इसके अंदर आप देखेंगे ओवरऑल पिक्चर में जो उसमें इतने सारे व्हाइट पल्प जो दिख रहा था वो व्हाइट पल्प गायब हो गया, क्योंकि कंजेस्टिव है तो साइनसेस बढ़ गए हैं, आरबीसी और उसका फ्लो ज्यादा हो गया है, तो इसके अंदर आपको व्हाइट पल्प इज बीइंग लॉस्ट। दिस इज कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगाली माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। नाउ मलेरिया स्प्लीन, दिस इज माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, यू कैन इजीली सी ब्राउन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ब्राउन कलर के ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, और ये ग्रैन्यूल्स किस में पड़े हैं? हिस्टोसाइट्स में पड़े हैं। ठीक है, और इसके अलावा मलेरिया के आपके जो वो होते हैं ट्रोफोजॉइड फॉर्म, उसके कारण दिख रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस। दिस इज द नेक्स्ट पिक्चर विच इज शोइंग काला आजार और एलडी बॉडी।
ये अगेन हिस्टियोसाइट है और उसके अंदर ये डॉट 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 ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। ये क्या है आपके लिशमेनिया के ये मैस्टिगोट फॉर्म है, ठीक है ना। मतलब सिस्ट फॉर्मेशन होती है उनकी, मैस्टिगोट फॉर्म्स होते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन होती है, उस वो दिख रहा है, ठीक है। तो आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके चारों तरफ एक कैप्सूल है, छोटा सा जो एक डॉट है उसके चारों तरफ कैप्सूल है, ठीक है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा होगा, किसी किसी में तो दिख रहा है। तो बेसिकली सिस्ट फॉर्मेशन है लिशमेनिया डोनोवानी के कारण होता है, और ये कहाँ होते हैं, हिस्टियोसाइट्स के अंदर होता है, ठीक है। ओके, this is microscopic picture which is showing lymphoma cells. Again monoclonal proliferation of cells is there. Similar से cells हैं, बड़े cells हैं और उसके अंदर prominent nucleoli हैं। तो basically this is lymphoma cells, जिसमें एक इसमें भी वही point जो मैंने lymphoma में बताया था, effacement of architecture। तो इसके अंदर भी effacement of architecture होता है, रेड पल्प वाइट, मतलब कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रहता अलग अलग रेड पल्प और व्हाइट पल्प में, और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ दीज एटिपिकल सेल्स आते हैं। दीज आर नॉट मैच्योर लिम्फोसाइट्स, है ना, बड़े सेल्स दिख रहे हैं जिसमें साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियोलाई भी दिख रहा है। नाउ दिस इज गॉर्जियस डिजीज, हेयर इट इज शोइंग अगेन लॉस ऑफ आर्किटेक्चर, लॉस ऑफ व्हाइट पल्प, और इसके अंदर ये जो बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं ना आपको, जो सिंगल सिंगल सेल्स हैं बड़े बड़े, जैसे इफ यू आइडेंटिफाई ये एक सेल है बड़ा सा, these are the infiltration of Gaucher cells. Now patient with Gaucher disease, 9-year-old boy with history of abdominal pain, easy bruising, signs of hypersplenism, spleen का size बहुत बड़ा है due to sheets of macrophages which are called as Gaucher cells distended with lipids. Okay, this is chronic myeloproliferative disorder, again CML जिसको हम बोलेंगे। तो इसमें ये एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस शो की गई है, इसके अंदर ये मेगाकेरोसाइट्स हैं और उसके अलावा माइलॉइड सेल्स भी इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। Splenectomy specimen shows evidence of extramedullary hematopoiesis consisting of clusters of megakaryocytes and myeloid precursors. माइलॉइड प्रिकर्सर्स तो इसमें आइडेंटिफाई तुम लोगों को नहीं होगा, पर ये देख लो जो पिंक कलर के ज़्यादातर जो पिंकिश पिंकिश साइटोप्लाज्म वाले जो सेल्स हैं दे आर माइलॉइड, ठीक है ना, क्योंकि लिम्फोइड सेल्स में तो ये साइटोप्लाज्म होगा नहीं, तो इसमें माइलॉइड सेल्स हैं, मेगाकेरोसाइट्स वी आर इजीली आइडेंटिफाइंग, और बाकी लिम्फोइड सेल्स हैं। ओके, थैंक यू।